दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो 28 सितंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है सैल्यूटरी लेसन। यदि एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाल ही में वोडाफोन मामले में आए फैसले से सबक लेते हुए भारत को विदेशी निवेशकों के भरोसे को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। 25 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय पंचायत न्यायाधिकरण ने भारत सरकार और वोडाफोन ग्रुप के बीच में 13 साल से चलते मामले में अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला वोडाफोन ग्रुप की तरफ दिया गया है। न्यायाधिकरण ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार द्वारा पूर्व व्यापी कानून रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन का उपयोग करके वोडाफोन से 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर दावे और अर्थदंड का प्रयास भारत और नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के अनुच्छेद 4(1) के तहत निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार का स्पष्ट उल्लंघन है। इस निर्णय ने ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी वोडाफोन के रुख की पुष्टि करते हुए भारत के उस दीर्घकालीन और प्रायः दुराग्रहपूर्ण मांग को खारिज कर दिया है, जिसे आरंभ से ही एक विवादास्पद दावे के रूप में देखा जा रहा था। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पीसीए द्वारा वोडाफोन के पक्ष में दिया गया फैसला भारत की पूर्व व्यापी कराधान नीतियों के लिए एक बड़ा झटका है। इस फैसले के कारण यह संभावना भी बढ़ जाती है कि भारत सरकार को इस तरह के अन्य मामलों में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह पूर्व व्यापी कर कानून है क्या। देखिए, एक पूर्व व्यापी कर कानून वह कानून है जो पारित होने वाली तारीख से पूर्व किसी अन्य तारीख से प्रभावित होता है। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन या फिर ये जो पूर्व व्यापी कर का जो सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो भारत सरकार ने कई सारे अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर जो केसेस फाइल किए हुए हैं, हो सकता है कि भारत को उन केसेस में हार का सामना करना पड़ सकता है। यहां पे जरूरी है कि ये पूरा का पूरा वोडाफोन ग्रुप और भारत सरकार के बीच में जो केस था वो था क्या, उसे थोड़ा देखें और समझें। वोडाफोन कर विवाद। इस मामले की शुरुआत सन 2007 में हुई थी, जब मई माह में ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन ने $11 बिलियन की लागत से बहुराष्ट्रीय कंपनी हचिंसन वाम्पुआ के भारतीय दूरसंचार व्यवसाय का अधिग्रहण किया था। 2007 में 67% शेयर जो था हचिंसन वाम्पुआ का, वो परचेज कर लिया था वोडाफोन कंपनी ने पूरे $11 बिलियन में। उस समय हचिंसन वाम्पुआ इंडिया में हचिंसन एसआर के नाम से ऑपरेट किया करती थी। इस सौदे के बाद सितंबर 2007 में भारत सरकार ने पहली पूंजीगत लाभ और विथ होल्डिंग कर के रूप में यह कहते हुए 7,990 करोड़ रुपए की मांग की कि वोडाफोन को हचिंसन वाम्पुआ को भुगतान करने से पूर्व स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। देखिए, ये डील जो थी मई में हुई और सितंबर 2007 में भारत सरकार ने दो चीजों का यहां पे उल्लेख किया। पहला पूंजीगत लाभ और दूसरा विथ होल्डिंग कर। अब हम लोग अगर यहां पे बात करते हैं पूंजीगत लाभ की, तो पूंजीगत लाभ होता क्या है? देखिए, ऐसा लाभ या मुनाफा जो आपको पूंजीगत संपत्ति बेचने पर हासिल होता है। अब संपत्ति खरीदने के लिए जो जिस राशि का भुगतान किया गया और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है, उसे हम लोग पूंजीगत लाभ कहते हैं। पूंजीगत संपत्ति अचल रूप जैसे कि प्रॉपर्टी और चल संपत्ति जैसे शेयर हो गए, आपके म्यूचुअल फंड हो गए, ज्वेलरी हो गई इत्यादि। और इसी के ऊपर जो हम लोग कर लगाते हैं, पूंजीगत लाभ के ऊपर जो कर लगाते हैं, उसी को हम लोग पूंजीगत लाभ कर का नाम देते हैं। अब यहां पे हमें ये देखना है कि भाई जो पूंजीगत लाभ कर होता है वो लाभ की मात्रा और उसकी समय अवधि पर लगता है। देखिए, यदि संपत्ति को 3 साल रखने के बाद बेचते हैं तो जो लाभ अर्जित होता है उसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कहते हैं।
वहीं यदि इक्विटी, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि, उसके लिए जो समय सीमा है वो 1 साल की रखी गई है। यदि इससे कम समय से आप बेचते हैं तो उसे हम लोग अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की श्रेणी में रख सकते हैं। तो यहां पे ये तो बात हो गई भाई पूंजीगत लाभ की। ओके, अब साथ ही साथ भारत सरकार ने यह कहा कि भाई जब आप ये डील कर रहे थे तो उस डील के अंतर्गत आपको पूंजीगत लाभ कर और विथ होल्डिंग कर, जिसके तहत पूरा 7,990 करोड़ का अमाउंट बना, आपको वो भारत सरकार को पहले दे देना चाहिए था। वोडाफोन ने सरकार की इस मांग को बॉम्बे उच्च न्यायालय के सामने समक्ष चुनौती दी, जिसने सरकार और आयकर विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया। देखिए, वोडाफोन को जब ये बोला गया कि आपको 7,990 रुपए का करोड़ का टैक्स पे करना है, तो भाई ये मामला लेकर के वोडाफोन बॉम्बे हाईकोर्ट में गया। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला जो था वो सरकार और आईटी डिपार्टमेंट उसके पक्ष में सुनाया। इसके बाद वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपना निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई वोडाफोन समूह की वर्ष 1961 के आयकर अधिनियम की व्याख्या पूर्णतः सही है और उसे हचिंसन वैम्पोआ कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यहां पे जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने फैसला वो वोडाफोन कंपनी के पक्ष में दिया और साथ में यह कहा कि वोडाफोन को किसी भी तरीके का कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वित्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव देकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। इस संशोधन के माध्यम से आयकर विभाग को इस प्रकार के सौदे पर पूर्वव्यापी कर, मैंने आपको बताया पूर्वव्यापी कर, वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूर्वव्यापी कर कानून वो कानून है जो पारित होने वाली तारीख से पूर्व, जिस भी तारीख को पारित हुआ है उससे पहले के किसी भी अन्य डेट पर वो पूरी तरीके से प्रभावी होता है। संसद द्वारा पारित इस संशोधन के माध्यम से वोडाफोन एक बार फिर कर के दायरे में आ गई। अभी तक जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद वोडाफोन पूरी की पूरी फ्री हो गई थी, लेकिन जैसे ही ये संशोधन आया, अब क्योंकि पूर्व डेट पर भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर से जो वोडाफोन कंपनी थी उसके लिए कर की समस्या दोबारा से शुरू हो गई। पूर्वव्यापी कर और अधिनियम में संशोधन, ये था क्या? पूर्वव्यापी कर और संशोधन था, थोड़ा देख लेते हैं। वोडाफोन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 9(1) में संशोधन कर स्पष्ट कर दिया कि जब दो अनिवासी इकाइयों के बीच शेयर का लेन देन होता है जिसके परिणाम स्वरूप भारत में स्थित संपत्ति का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण होता है, तो ऐसी आय पर भारत में कर लगाया जाएगा। यहां पे यह कहा जा रहा है कि यदि दो अनिवासी इकाइयों के बीच में किसी भी तरीके का शेयर्स का लेन देन होता है या किसी भी तरीके की कोई डील होती है, उसके परिणाम स्वरूप भारत में उन दोनों इकाइयों में से जिस भी इकाई का हिस्सा भारत में जो उनकी संपत्ति स्थित है उसका भी एक तरीके से अप्रत्यक्ष हस्तांतरण होता है। और जब वो अप्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ तो ये एक तरीके से एलिजिबल बनाता है भारत सरकार को कि वो इस डील में कर वसूल सके। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में मामला। अब इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब ये संशोधन आ गया और वोडाफोन ग्रुप को किसी तरीके की राहत नहीं मिली, तो वोडाफोन ग्रुप ने क्या किया? वोडाफोन ग्रुप ने इस मामले को स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में ले जाना उचित समझा। वर्ष 2012 में जब संसद ने वित्त अधिनियम में संशोधन पारित किया तो वोडाफोन पर एक बार फिर कर के कानून का दायित्व आ गया। सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन की वैश्विक स्तर पर निवेशकों द्वारा काफी आलोचना की गई और यह कहा गया कि यह विकृत प्रकृति का संशोधन है। देखिए, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो निवेशक थे, उन सब ने सरकार के इस कदम का उस वक्त बहुत आलोचना की थी और उन्होंने कहा कि भाई ये एक तरीके का विकृत प्रकृति का संशोधन है। चौतरफा अंतर्राष्ट्रीय आलोचना होते देख भारत ने वोडाफोन के साथ मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश की, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। भारत ने कोशिश की, जब इतने सब जगह से जब आपकी आलोचना हो रही थी तो भारत ने कोशिश की कि भाई आराम से बैठ करके वोडाफोन के साथ इस मामले को सुलझा लें। वर्ष 2014 में जब वोडाफोन और वित्त मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे को निपटाने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब वोडाफोन समूह ने वर्ष 1995 में भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अनुच्छेद 9 को लागू कर दिया और यह मामला स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष पहुंच गया। यहां पे देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई डील तो हुई है, भाई ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन
के बीच में, जो पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है वो तो ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन यहाँ पे भारत और नेदरलैंड्स के बीच में जो संधि हुई है उसका हवाला क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया हवाला क्योंकि जो परचेज, जो डील वोडाफोन ने हचिंसन के साथ की थी, वो वोडाफोन की जो डच यूनिट है जिसका नाम है वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी और हचिंसन वाम्पुआ के बीच में हुई थी। इसलिए यहां पे नेदरलैंड्स के साथ जो भारत की द्विपक्षीय निवेश संधि थी उसको यहां पे लागू किया गया। वर्ष 2014 में जब वोडाफोन और वित्त मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे को निपटाने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब वोडाफोन समूह ने वर्ष 1995 में भारत और नेदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के अनुच्छेद 9 को लागू कर दिया और यह मामला अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष पहुंच गया। द्विपक्षीय निवेश संधि के अनुच्छेद 9 के अनुसार भारत और नेदरलैंड्स की इकाइयों के बीच निवेश के संबंध में होने वाले किसी भी विवाद को जहां तक हो सके वार्ता के माध्यम से ही निपटाना जाना चाहिए। अब यहां पे ये भी जो अनुच्छेद 9 है वो ये कहता है कि भाई भारत और नेदरलैंड्स की जो कंपनियां हैं उनके बीच में किसी भी तरीके के अगर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है तो उस इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को जहां तक हो सके हमें आराम से सौहार्दपूर्ण माहौल में निपटाना चाहिए। अपने फैसले में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने कहा कि अब चूंकि यह स्थापित हो गया है कि भारत ने नेदरलैंड्स के साथ किए गए द्विपक्षीय निवेश संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए अब वह वोडाफोन से किसी भी प्रकार के कर की मांग नहीं कर सकता है। देखिए, जो पीसीए था, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, उसने ये साफ कहा कि भाई क्योंकि अब ये पूरी तरीके से प्रूफ हो गया कि भाई भारत और नेदरलैंड्स के बीच में जो द्विपक्षीय निवेश संधि थी और उसका उल्लंघन भारत ने किया, तो इस वजह से अब वोडाफोन को भारत सरकार को किसी भी तरीके के टैक्स को देने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो आपकी संधि है, ये संधि है क्या, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। द्विपक्षीय निवेश संधि 6 नवंबर 1995 को भारत और नेदरलैंड्स ने एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने और कंपनियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 6 नवंबर 1995 इस संधि के तहत यह तय किया गया कि दोनों देश दूसरे के निवेशकों के लिए अनुकूल परिस्थितियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। एक दूसरे के लिए एक ऐसा, चाहे इन्वेस्टर्स की बात करें, कुछ ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करेंगे जिससे कि भाई लोग आए और आप लोगों को मोटिवेट करें कि भाई आप हमारे यहाँ पे आकर के बड़े आराम से बिजनेस कर सकते हैं। संधि के तहत यह तय किया गया कि दोनों देश यह सुनिश्चित करेंगे कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में मौजूद कंपनियों को निष्पक्ष और न्याय संगत वैधानिक उपचार की गारंटी मिलेगी। यह भी बोला गया कि भाई दोनों कंट्रीज में जो भी आपकी कंपनियां होंगी उन सभी कंपनियों को एकदम निष्पक्ष और न्याय संगत वैधानिक उपचार, इसकी गारंटी होनी चाहिए कि भाई किसी भी तरीके का अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा कंपनीज के साथ। भारत और नेदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 22 सितंबर 2016 को समाप्त हो गई है। वोडाफोन के लिए यह जीत अत्यंत महंगी रही। देखिए, वोडाफोन ने भले केस तो जीत लिया, लेकिन बहुत महंगी जीत रही है ये वोडाफोन के लिए। वर्ष 2007 में हचिंसन एसआर में 67% हिस्सेदारी खरीदने के लिए लगभग $11 बिलियन खर्च करने के बाद वोडाफोन कई चुनौतियों से जूझता रहा और अंततः नवंबर 2019 में अपनी भारतीय होल्डिंग्स की बुक वैल्यू को शून्य घोषित करने के लिए विवश हुआ। अब आप एक चीज ये समझिए कि भाई वोडाफोन ने पिछले वर्ष नवंबर में अपनी इंडियन होल्डिंग्स की जो बुक वैल्यू है उसको पूरा जीरो डिक्लेयर कर दिया है। आपको पता होगा हाल ही में हम लोगों ने देखा कि भाई वोडाफोन और आइडिया के बीच में, इन दोनों के बीच में एक कोलैबोरेशन हो गया है। अब हालांकि वोडाफोन के भारतीय परिचालन के आकार और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जिसमें पूर्ववर्ती आइडिया सेलुलर के अधिग्रहण का योगदान भी है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आइडिया ने जो परचेज किया है, कहीं ना कहीं ये जो सब्सक्राइबर्स जो बढ़े हैं, उनके जो मार्केट साइज जो बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं आइडिया की वजह से भी हुआ है। और इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 2007 में 44 मिलियन से बढ़कर के 2020 में 305 मिलियन उपयोगकर्ता तक पहुंच गई है। जून के अंत में बाजार की हिस्सेदारी लगभग, देखिए जो बाजार की हिस्सेदारी थी वोडाफोन आइडिया की, वो लगभग 26.7%, लेकिन तीव्र प्रतिस्पर्धा और अव्यवहार्य टैरिफ के कारण उसे लगातार घाटा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए भाई, मार्केट में कंपटीशन बहुत है और अलग अलग तरीके के प्लान्स, अलग अलग तरीके के स्कीम्स जो है डे टू डे हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कंपटीशन में ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके साथ ही समायोजित सकल राजस्व बकाये, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज के रूप में वह भारत सरकार को एक बड़े धन की देयता रखता है। अभी इंडिया को जो
AGR है, जिसको हम लोग सकल राजस्व बकाया बोलते हैं, अभी वो भी पे करना है वोडाफोन को। जबकि तेजी से तकनीकी विकास कर रहे अत्याधुनिक पूंजी गहन दूर संचार उद्योग के लिए, उससे भविष्य के लिए भी धन का प्रबंध करना है। देखिए, अपनी जो बाकी यूनिट्स हैं वहां पे काम करने के लिए, जहां बाकी जगहों पे इन्वेस्टमेंट है, उसको स्मूथली रन करवाने के लिए कहीं ना कहीं वोडाफोन को अभी भी धन की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रकट है कि भारतीय उद्यम के लिए और अधिक हिस्सेदारी की प्रतिबद्धता को लेकर के वोडाफोन अत्यंत सतर्क है। अब यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका समायोजित एकल राजस्व है क्या। AGR की अवधारणा का विकास सन 1999 की नई दूर संचार नीति 1999 में जो नई दूरसंचार नीति आई थी, उसके तहत AGR हमारे सामने आया। इस नीति के अनुसार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क और आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान राजस्व अंश के रूप में करना होता है। देखिए, जो लाइसेंस शुल्क है, जो स्पेक्ट्रम जो दिया गया है, उसके अंतर्गत यहां पे आप ये समझिए कि एक तरीके का टैक्स पे करना है वहां पे। सामान्य अर्थों में राजस्व की जो मात्रा इस राजस्व अंश की गणना में प्रयोग की जाती है, उसे समायोजित सकल राजस्व, मतलब राजस्व की जो मात्रा इस राजस्व अंश की गणना में प्रयोग की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समायोजित सकल राजस्व। लेकिन दूरसंचार विभाग के अनुसार इस गणना में दूरसंचार कंपनियों द्वारा अर्जित की गई सभी प्रकार की आय, गैर दूरसंचार स्रोत जैसे जमा राशियों पर ब्याज या संपत्ति विक्रय से प्राप्त आय भी शामिल होनी चाहिए। लेकिन देखिए, जो डॉट है, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि भाई ये जितनी भी दूरसंचार कंपनियां हैं, इनके सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के ऊपर ही टैक्स नहीं लगना चाहिए। इनके पास हर तरीके की आय, गैर दूर संचार स्रोत जैसे कि भाई जो जमा राशियां हैं इनकी, उस पे जो इनको ब्याज मिल रहा है, या इन्होंने किसी तरीके का कोई कोलैबोरेशन किया या कहीं से इन्होंने किसी कंपनी को परचेस किया, तो उसमें भी जो इनको इनकम हो रही है, वहां से भी एक हिस्सा जो है वो टैक्स के फॉर्म में दिया जाना चाहिए। जबकि दूर संचार कंपनियों के अनुसार AGR की गणना प्रमुख रूप से दूर संचार सेवाओं से अर्जित आय पर ही की जानी चाहिए। देखिए, जो आपकी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो इसके सख्त खिलाफ है। उनका कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, दूर संचार सेवाएं हैं, आप केवल उस पे ही हम लोगों से AGR वसूल कीजिए। अभी आपको यहां पे ये देखना पड़ेगा कि भाई AGR प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो ये केस अभी भी चल रहा है, और जो प्रेजेंटली जो बकाया AGR है वो लगभग 1,43,000 करोड़ के आसपास है, जो कंपनियों को देना है भारत सरकार को। भारत सरकार को अब इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसका एक प्रतिकूल प्रभाव प्रकट हो सकता है, विशेष रूप से एक ऐसे समय में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी निवेश को बढ़ाने का कोई अवसर नहीं गंवाना चाहते। देखिए, अब जो फैसला आ गया है भारत सरकार के लिए, भले ही वो वोडाफोन ग्रुप के पक्ष में आया हो, लेकिन भारत सरकार को अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि यदि आगे बढ़ाया गया तो इसका एक प्रतिकूल इफेक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर, वो भी उस केस में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके के विदेशी निवेश को बढ़ाने का कोई भी अवसर जो है वो छोड़ना नहीं चाहते। इस मामले से भारत द्वारा एक सकारात्मक सबक लेने की किसी भी विफलता से अंतर्राष्ट्रीय संधियों और विधि शासन के प्रति भारतीय प्रतिबद्धता के प्रति विदेशी निवेशकों के भरोसे की कमी होगी। देखिए, यदि भारत इस फैसले को एक सकारात्मक रूप से नहीं देखता है तो हो सकता है आने वाले समय में जो विदेशी निवेशक हों, उनका भरोसा जो है वो थोड़ा सा डगमगाए। तो ये तो हो गया आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न है थोड़ा सा उसको देख लीजिए। भारत में विदेशी प्रवाह में कमी को दूर करने के लिए मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि 2016 में अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, चर्चा करें। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको आज का एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।